आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मार्क्सवाद। जैसा कि हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल थ्योरीज, राजनीतिक सिद्धांतों की हम एक सीरीज पर बात कर रहे थे और उसमें अब तक हमने उदारवाद, नव उदारवाद, आधुनिक उदारवाद और उसके साथ समाजवाद की बात कर चुके थे। समाजवाद पर हम चर्चा कर रहे थे। समाजवाद को हमने दो हिस्सों में बांटा था, समाजवाद और मार्क्सवाद। उसी को मार्क्सवाद और मार्क्स समाजवाद की बात हम पिछली वीडियो में कर चुके थे और आज हम बात करेंगे मार्क्सवाद की। मार्क्सवाद को हम अंग्रेजी में मार्क्सिज्म कहते हैं, कहते हैं और मार्क्सवाद के ही जो अन्य नाम है, मार्क्सवाद को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो अक्सर हमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड करते हैं, भ्रमित करते हैं। तो मार्क्सवाद को ही हम क्या कहते हैं? साम्यवाद कहते हैं। ठीक है, इसी के दूसरे नाम क्या क्या है? साम्यवाद। और इसी मार्क्सवाद का तीसरा नाम हम ये कह सकते हैं कि इसको वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से ही मार्क्सवाद को जाना जाता है, साम्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, मार्क्सवाद जो है ये कार्ल मार्क्स से की जो सिद्धांत है, या कार्ल मार्क्स के समय जो लोग थे, या हम ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा लगभग 90% जो इसमें थ्योरीज है, जो सिद्धांत है, वो कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, एक वैश्विक थ्योरी थी। और हम मार्क्सवाद को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, जो मार्क्सवाद है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसको मार्क्सवाद और दूसरा नव मार्क्सवाद। नव मार्क्सवाद मार्क्सवाद की ही एक आलोचना है, यानी कि जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो विद्वान थे उन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना की थी, और इसीलिए जिन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना की थी उनको नव मार्क्सवादी भी कहा गया था। तो जो मार्क्सवाद है उसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। जो प्रारंभ में जो कार्ल मार्क्स के समय में जो मार्क्सवाद आया था वो क्या कहलाया? परंपरागत मार्क्सवाद, यानी कि क्लासिकल मार्क्सिज्म कहलाया था। और उसी को हम मार्क्सवाद या क्लासिकल मार्क्सवाद भी कहते हैं, साम्यवाद भी कहते हैं और वैज्ञानिक समाजवाद भी उसी को कहते हैं। तो हम मार्क्सवाद की बात करते हैं तो मार्क्सवाद जो सबसे ज़्यादा जो बल देता था वो सामाजिक परिवर्तन पर बल देता था, यानी सोशल रेडिकल चेंजेस पर वो बल देता था कि किस तरह से क्रांति के माध्यम से समाज में परिवर्तन किए जाए। उस चीज़ पे उसका एक विशेष बल होता था, और वो किसके माध्यम से किया जाए? क्रांति के माध्यम से। इसलिए वो एक क्रांति की योजना बनाता था सामाजिक परिवर्तन के लिए, जो कि एक सिद्धांत एवं व्यवहार की बात करता था। सिद्धांत और एक व्यवहारिक, ये जो क्रांतिकारी जो योजना थी वो एक सिद्धांत था किसका? मार्क्स का। और इसको व्यवहार में वो अप्लाइड करना चाहता था। इसलिए समाज को समझना और बदलना दोनों एक दूसरे से भी क्या थे? जुड़े हुए थे। यानी कि समाज को समझना, समाज किस तरह का है और उसको किस तरह से उसमें रेडिकल चेंजेस किए जा सकते हैं, वो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, ये समान, यानी कि समझना, समाज को अंडरस्टूड करना और उसमें रेडिकल चेंजेस करना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस पर क्या देता था? मार्क्स बल देता था। जो मार्क्स का जो टाइम पीरियड है वो 1818 से 1883 था, यानी कि इसका जन्म 1818 में हुआ था और मृत्यु 1883 में हुई थी। तो हम मार्क्सवाद को थोड़ा समझ लेते हैं कि मार्क्सवाद का जन्म क्यों हुआ। कार्ल मार्क्स ने इस तरह की चीज़ें, उसके जहन में इस तरह की चीज़ें क्यों आई? देखिए, हम पहले ही हम पढ़ चुके हैं उदारवाद। ठीक है, उदारवाद की एक इकोनॉमिक स्ट्रीम है, या हम आर्थिक धारा कह सकते हैं। उदारवाद की बहुत सारी धाराएं हैं, उनमें से एक धारा है कौन सी? आर्थिक धारा। कौन सी? आर्थिक धारा। इकोनॉमिक स्ट्रीम है आर्थिक धारा। ठीक है, और उस आर्थिक धारा से ही क्या निकला? पूंजीवाद। क्या निकला? पूंजीवाद। पूंजीवाद ने जन्म लिया है उसी से। इसीलिए इस पूंजीवाद से क्या हुआ
इससे क्या डेवलप हुआ, आर्थिक असमानता ने जन्म लिया। वो कैसे लिया, क्योंकि पूंजीवाद में जो लोग थे, क्या थे, पूंजीवादी जो लोग, पूंजीवाद में दो तरह के दो वर्गों ने जन्म लिया। पहला पूंजीवादी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, और दूसरा मजदूर वर्ग। और इसी पूंजीपति वर्ग को जो कार्ल मार्क्स था वो बुर्जुआ कहता था, और मजदूर वर्ग को क्या कहता था, वो सरवारा वर्ग कहता था। यानी कि मार्क्सवाद में जो मूल रूप से इसका जो बल था वो आर्थिक असमानता पर था। यहाँ समझने का प्रयास करना कि जो परंपरागत मार्क्सवाद था कार्ल मार्क्स का, उसमें सबसे ज़्यादा बल किस पे था, आर्थिक असमानता पर। यानी कि जो आर्थिक समानता वो किस तरह से उसका जन्म हुआ है, उससे संबंधित उसने कुछ सिद्धांत दिए और उससे किस तरह से निपटा जा सकता है। तो मार्क्सवाद ये कहता था कि जो पूंजीवाद है, यानी कि जो उदारवादी विचारधारा है, उससे जो पूंजीवादी स्थिति पैदा हुई है, पूंजीवाद ने जो जन्म लिया है, उसे हमें समझना होगा। तो वो पहले इसको इतिहास के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। किससे, ऐतिहासिक माध्यम से। ऐतिहासिक यानी कि वैज्ञानिक इतिहासवाद वैज्ञानिक इतिहासवाद भी मार्क्सवाद का एक दूसरा नाम है। यह ऐतिहासिक आधार पर भी वो समझाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि जब कार्ल मार्क्स ने बताया कि एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि जब प्राचीन इतिहास में दो हिस्से थे, उसके बाद में मिडाइवन में भी दो वर्ग बने, और मॉडर्न में भी दो वर्ग बने। ठीक है, यानी कि जब स्टार्टिंग में थे, प्रारंभ में हम बात करते हैं तो सामंती व्यवस्था थी, यानी सामंत मध्यकाल में आए, सामंत और किसान। ठीक है, सामंत और किसान हुए, और मॉडर्न में जो आए पूंजीपति और मजदूर वर्ग आए। लेकिन जो एंशियंट थे, एंशियंट में राजा और प्रजा होती थी। क्या होती थी, राजा और प्रजा। ये इससे, यानी कि इतिहास इस चीज का साक्ष्य है। ऐतिहासिक माध्यम से कार्ल मार्क्स ये बताने का प्रयत्न कर रहा है कि इतिहास इस चीज का साक्ष्य है कि हमेशा से ही ये दो वर्ग बने हुए हैं और इनके बीच में आर्थिक खाई ने जन्म लिया है। तो इसी चीज को मिटाने के लिए, इसी चीज को हटाने के लिए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इसमें रेडिकल चेंजेस करने के लिए, समाज में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करनी होगी, एक क्रांति करनी होगी। और क्रांति यानी कि जो पूंजीपति और मजदूर वर्ग है, दोनों के जो बीच का जो गैप है उसको मिटाने के लिए मजदूर वर्ग को क्या करना होगा, पूंजीपतियों को समाप्त करना होगा। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि पूंजीपतियों को समझाने से वो अपना धन मजदूरों में बांट देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या ऐसा वो करेंगे नहीं। इसलिए मजदूरों को जोर जबरदस्ती क्रांतिकारी तरीके से पूंजीपतियों को क्या करना होगा, उनके स्थान से अपदस्थ करना होगा। और जो संसाधन है उन संसाधनों को मजदूरों को अपने हाथों में लेना होगा। तो इस चीज को समझाता है कौन, मार्क्सवाद। यानी कि मार्क्सवाद यही कहता है कि किस तरीके से आर्थिक असमानता को दूर किया जा सकता है। तो ये क्रांतिकारी आधार पर दूर करने की बात करता है, यानी कि क्रांति के माध्यम से ही समाज में क्या किया जा सकता है, रेडिकल चेंजेस किया जा सकता है, और स्वतंत्रता और समानता का क्या किया जा सकता है, स्थापना की जा सकती है। अब देखिए, मार्क्सवाद कहता है कि ये जो मार्क्सवादी विचारधारा है या साम्यवादी जो विचारधारा है वो क्या है, अनुभव सिद्ध है। यानी कि वैज्ञानिक है। और कैसे है वैज्ञानिक, कि इसे अनुभव से हमने प्राप्त किया है, अनुभव किया है, इस चीज़ को हमने एम्पेरिकल से इसको जाना है। जिस तरह से अभी मैंने बताया था कि इतिहास में जिस तरह से दो वर्ग बने हुए थे और इन वर्गों को आज तक मिटाया नहीं जा सका, इसलिए ये कहते हैं कि रेडिकल चेंजेस के लिए हमें क्या करनी होगी, क्रांति करनी होगी। मार्क्सवाद कहता है कि जो यह मार्क्सवाद शोषण मुक्त समाज की बात करता है। यानी कि शोषण मुक्त, यानी कि राज्य की ये अवहेलना करता है, यानी कि ऐसा समाज हो जिसमें आर्थिक समानता हो। दूसरी बात, ये बल देता है स्वतंत्रता और समानता पर,
यानी कि सभी की अबाध स्वतंत्रता हो और सभी में आर्थिक समानता का बहाल हो। तीसरी बात, राज्य एवं वर्गहीन समाज की बात करता है कि एक ऐसे राज्य की स्थापना हो जिसमें किसी तरह का कोई वर्ग ना हो, यानी कि वर्ग विहीन समाज की बात करता है कौन? मार्क्सवाद। लेकिन ध्यान रखिए, जो मार्क्सवाद जो सबसे बल देता है, सबसे ज़्यादा जो इसका फोकस होता है वो होता है आर्थिक असमानता पर। असमानता पर, आर्थिक असमानता पर इसका क्या होता है? आर्थिक असमानता पर इसका बल होता है। किसका? मार्क्सवाद का। और ये मार्क्सवाद कौन सा है? इसी को हम परंपरागत मार्क्सवाद कहते हैं। परंपरागत मार्क्सवाद। परंपरागत मार्क्सवाद आर्थिक असमानता पर बल देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि मार्क्सवाद वास्तव में क्या है, परंपरागत मार्क्सवाद क्या है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे की, कि मार्क्सवाद के जो प्रणेता है वो कौन कौन है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मित्रों, जो मार्क्सवाद है उसके बारे में हम मार्क्सवाद के जो प्रणेता है, मेनली जो प्रणेता है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल है। ये दोनों ही जर्मनी से हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 1818 से 1818 में हुआ था, और इसके 2 साल बाद ही फ्रेडरिक एंजल्स ने जन्म लिया 1820 से 1895। इसका 1818 से 1883 तक इसका पीरियड रहा। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ये दोनों इसके क्या है? प्रणेता है परंपरागत मार्क्सवाद के। ठीक है, तो ये जर्मनी के हैं। इसके बाद में जो मार्क्सवाद की अलग देश में, विश्व में अलग अलग विचारधारा ने जन्म लिया, और वो कौन कौन सी स्ट्रीम्स आई इसमें? पहले ये 3 व्यक्ति हैं, लेनिन, स्टालिन और लियो ट्रोट्स्की। लेनिन ये सब सोवियत संघ या रसिया से है, वर्तमान रसिया से है। लेनिन जो थे ये सोवियत संघ के संस्थापक थे। इन्होंने 1917 में सोवियत संघ की स्थापना की थी, और उस जो चरम पे आया था एक तरह से वो 1922 में सोवियत संघ इस चरम पे आ गया था, लेकिन 1924 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में स्टालिन और ट्रोट्स्की, इन दोनों के बीच सत्ता को लेकर एक कसमकस थी, लेकिन ट्रोट्स्की को 1940 में मैक्सिको में स्टालिन ने मरवा दिया था। इसलिए जो शासक बना यहाँ का वो कौन बना? स्टालिन बना। ठीक है, स्टालिन 1953 तक शासक रहा। यानी कि यहाँ मार्क्सवाद, इन दोनों के बीच जो विवाद का जो मुख्य मुद्दा था वो था मार्क्सवाद को लेकर। मार्क्सवादी जो विचारधारा थी, यानी साम्यवादी जो विचारधारा थी, लियो ट्रोट्स्की पूरे विश्व में इसको फैलाना चाहता था, जबकि स्टालिन ये कहता था कि पहले रसिया की जो स्थितियां हैं, स्टालिन का ये मानना था कि मार्क्सवाद एक सापेक्ष विचारधारा है, न कि निरपेक्ष। यानी कि स्टालिन मानता था कि पहले रसिया की स्थिति को सुदृढ़ किया जाए, उसके बाद ही हम जो साम्यवादी विचारधारा है उसका विश्व में प्रसार करेंगे। जबकि लियो ट्रोट्स्की चाहता था कि संपूर्ण विश्व के सभी जो मजदूर हैं उनको एक करके संपूर्ण विश्व में पूंजीवाद को समाप्त किया जाए और साम्यवाद का प्रसार किया जाए। लेकिन दोनों में विवाद की स्थिति होने के कारण स्टालिन ने लियो ट्रोट्स्की को मरवा दिया था। इसके बाद चाइना में जो साम्यवाद जो अस्तित्व आया, उसका एक जो विचारधारा थी वो माओ त्से तुंग की, यानी कि माओ की एक विचारधारा थी। माओ त्से तुंग, यानी जो माओ त्से तुंग है उसका पीरियड चाइना में था 1893 से 1976 तक माओ त्से तुंग, 1949 से 1976 तक माओ त्से तुंग यहाँ के शासक रहे, और इन्होंने ये एक तरह से डिक्टेटर की तरह, इन्होंने तानाशाह की तरह शासन किया। यानी कि ये जितने भी थे मार्क्सवादी विचारधारा,
और पोलैंड से रोजा लग्जमबर्ग और फिदेल कास्त्रो, यानी कि इसके जो संस्थापक है मार्क्सवाद के जो प्रणेता थे, संस्थापक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स थे। इसके अलावा जो समर्थक थे लेनिन, स्टालिन, लियो ट्रोट्स्की, माओ त्से-तुंग, रोजा लग्जमबर्ग और फिदेल कास्त्रो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, जो मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद को लेकर काफ़ी आलोचनाएं हुई, क्योंकि मार्क्सवाद जो विचारधारा थी उसने सिर्फ एक पक्ष पे बात की थी, आर्थिक पक्ष पे ही बात की थी। तो विचारकों का मानना था कि उन्होंने कहा कि क्या असमानता सिर्फ आर्थिक पक्ष में ही होती है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी मतभेद हुआ। तो जर्मनी में एक फ्रैंकफर्ट स्कूल ने जन्म लिया। वहाँ उस फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो समर्थक थे या उसके जो रिसर्चर थे, विचारक थे, थिंकर्स थे, वो सभी नव मार्क्सवादी कहलाए। ठीक है, तो अब हमारी जो अगली जो विचारधारा है इसी में वो नव मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद नव मार्क्सवाद की बात करते हैं। तो नव मार्क्सवाद में यानी कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसी की आलोचना करने वाले जो थिंकर्स थे वो सभी क्या कहलाए, नव मार्क्सवादी कहलाए। और मार्क्सवाद में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जो विचारधारा आई वो क्या कहलाई, नव मार्क्सवादी विचारधारा कहलाई। यानी कि जो नव मार्क्सवादी जो विचारधारा उत्पन्न हुई वो कहाँ से हुई थी, फ्रैंकफर्ट स्कूल से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, और जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो किस पर आधारित है, आलोचनात्मक सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो थिंकर्स थे, यानी कि फ्रैंकफर्ट स्कूल कहाँ की थी, ये जर्मनी की थी। और इसके जो थिंकर्स थे वो किस पे बल दिया करते थे, आलोचनात्मक सिद्धांतों पर बल दिया करते थे। इसलिए इन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना की, क्योंकि मार्क्स और एंजेल्स ये जर्मनी से ही थे, तो फ्रांस जर्मनी से थे और ये जर्मनी में काफ़ी लोकप्रिय विचारधारा थी। इसलिए इसकी क्रिटिसिज्म किया गया, क्रिटिसिज्म किया गया किसके द्वारा, फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वारा। और फ्रैंकफर्ट स्कूल ने कहा कि ये कहते हुए आलोचना की कि असमानता का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी व्यापक हो सकता है, ना कि संकुचित हो सकता है। इन्होंने मार्क्सवाद को एक काफ़ी संकुचित विचारधारा बताया और इन्होंने कहा कि जो असमानता का क्षेत्र है वो व्यापक है। आर्थिक क्षेत्र में ही असमानता नहीं होती है, सामाजिक, मानववाद, अलगाव, कला, राजनीतिक, इन सभी क्षेत्रों में भी असमानता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इन सभी में भी हमें समानता, इन सभी को भी इक्वल करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो जो नव मार्क्सवादी विचारधारा है उसकी क्या है, एक व्यापक विचारधारा है। नव मार्क्सवादी व्यापक विचारधारा है, यानी कि आर्थिक असमानता पर बल दिया गया था। जिस तरह से मार्क्सवाद में बताया गया था कि पूंजीवाद और मजदूर दो वर्ग बट गए थे, तो जिससे आर्थिक असमानता उत्पन्न हो गई थी। तो इसे समाप्त करने के लिए हमें क्या करनी होगी, क्रांति करनी होगी। इसके साथ साथ नव मार्क्सवाद ने कहा कि आर्थिक के साथ साथ सामाजिक असमानता ने भी जन्म लिया है। ठीक है, यानी कि समाज में जो रहने वाले जो व्यक्ति है, दलित, अगड़े और पिछड़े, इस तरह के जो व्यक्ति है वो समाज में अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं। तो शोषण से रहित मार्क्सवाद की हम बात करते हैं तो आर्थिक आधार पर ही न होकर वो सामाजिक आधार पर भी शोषण रहित होना चाहिए। मानववाद, यानी कि जो ह्यूमन है, मानव की प्रकृति के आधार पर भी इसमें क्या है, मानव की प्रकृति के आधार पर भी विभिन्नताएं हैं। जैसे लैंगिक आधार पे हो सकता है ना, लैंगिक आधार पर, गरिमा के आधार पर, रोल के आधार पर, पद के आधार पर, इस तरह के काफ़ी इसमें भिन्नताएं पाई जाती है। तो इन सभी को इक्वल करने के लिए भी नव मार्क्सवाद ने बल दिया है। अलगाव की बात करते हैं, यानी कि जो मजदूर वर्ग है या जो एक तरह से जो लेबर वर्ग है वो क्या है, अपने काम में इतना व्यस्त है कि वो सभी चीज़ों से कट गया है, यानी कि समाज से वो कट चुका है, अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से, उन सभी को समय नहीं देने के कारण वो कट चुका है। ठीक है,
कला के क्षेत्र में, यानी कि कला यानी कि जो लेबर वर्ग है उसको अपने मतलब वो काफ़ी व्यस्त होने की वजह से वो कला में या अपने मन इच्छित जो कार्य है वो नहीं कर पा रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में भी असमानता उत्पन्न हुई है, क्योंकि जो पूंजीपति लोग हैं उन्हीं का क्या है, उन्हीं का आधिपत्य है राजनीतिक क्षेत्र में, यानी कि शासन व्यवस्थाओं में। शासन में जो लेबर वर्ग है उसकी भूमिका नहीं है, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी समानता लाना अत्यंत आवश्यक है। तो नव मार्क्सवाद ने मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए कहा है कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो एक संकुचित विचारधारा न होकर एक व्यापक विचारधारा है, और इस व्यापक विचारधारा को ही क्या कहा उन्होंने, नव मार्क्सवाद कहा है। मार्क्सवाद की आलोचना की संकुचित विचारधारा के आधार पर, और इसी के स्थान पर उन्होंने नव मार्क्सवाद का कॉन्सेप्ट लेकर आए, और उसमें उन्होंने असमानता के क्षेत्र व्यापक बताए, और इन असमानता के जो व्यापक क्षेत्र हैं इनमें समानता यानी स्वतंत्रता और समानता को बल देने के लिए उन्होंने कार्य किया है। इसमें इसकी जो अध्ययन पद्धति है वो नई अध्ययन पद्धति है किसकी, नव मार्क्सवाद की। इन्होंने अध्ययन का आधार अनेक विषयों को बनाया है, जैसे सिगमंड फ्राइड की जो विषय थी मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान पर भी इन्होंने इसको एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानववाद, अलगाव, कला, राजनीतिक असमानता को दूर करने के लिए अध्ययन किया गया है या अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। तो जो नव मार्क्सवाद है, नव मार्क्सवाद समझ में आ गया होगा कि मार्क्सवाद, परंपरागत मार्क्सवाद की आलोचना ही क्या है, नव मार्क्सवाद है। और ये कहाँ से जन्म होता है इसका, फ्रैंकफर्ट स्कूल से जन्म होता है, फ्रैंकफर्ट स्कूल से। ठीक है, देखिए यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वान नहीं हैं। लुइस एल्थुजर कहाँ से हैं, ये फ्रांस से हैं। ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वान नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, नव मार्क्सवादी है, नव मार्क्सवादी विचारक है। ठीक है, तो ऐसे कौन से नव मार्क्सवादी विचारक हैं जो फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंध नहीं रखते हैं, वो है लुइस एल्थुजर। लुइस एल्थुजर ऐसे विचारक है, ऐसे थिंकर है। तो हम साथ के साथ थोड़ा फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है। देखिए, फ्रैंकफर्ट स्कूल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1823 में, 1923 में जर्मनी के एक फ्रैंकफर्ट शहर में हुई थी। फ्रैंकफर्ट शहर ये जर्मनी का एक बड़ा शहर है फ्रैंकफर्ट, और वहाँ पर जो स्कूल या संप्रदाय है, फ्रैंकफर्ट स्कूल या संप्रदाय यानी कि एक ही विचार के जो लोग जिस विद्यालय में रहते हैं उसे हम, या स्कूल या संप्रदाय में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। जिस तरीके से आपने जब चित्रकला शैलियाँ पढ़ी थी, तो चित्रकला शैलियाँ पढ़ते समय आपने पढ़ा होगा ये मेवाड़ शैली या मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ संप्रदाय। ठीक है, तो एक कुछ सिमिलर क्वालिटीज़ उनमें होती है तो उसे एक स्कूल समझ लिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही जगह पर किसी चीज़ के प्रति रिसर्च होना। ठीक है, तो उस तरह से ये स्कूल है। ठीक है, उस लिहाज से इसको स्कूल कहा जाता है। तो इसकी स्थापना, फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना जर्मनी में की गई थी, 1923 में की गई थी। ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो थिंकर्स है, विचारक है, वो नव मार्क्सवादी कहलाए। क्या कहलाए, नव मार्क्सवादी कहलाए। ये आलोचनात्मक सिद्धांत पर बल देते थे, और ये किससे प्रभावित हुए, हेगेल, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। कौन, मार्क्सवादी, नव मार्क्सवादी किससे प्रभावित थे, हेगेल से, मैक्स वेबर से और कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, इनके विचारों से प्रभावित थे। ठीक है, और फ्रैंकफर्ट स्कूल के समर्थकों की हम बात करते हैं तो हर्बर्ट मार्क्यूजे, हैबरमास, थियोडोर एडोर्नो, हरकाइमर, एरिक फ्रॉम, जॉर्ज लुकाच और G.A. कोहेन, ये सभी क्या है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के क्या है, समर्थक है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के क्या है, समर्थक है। तो
आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार वापस इस फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो समर्थक हैं उनको रिवाइज करवा देता हूँ। वो कौन कौन है? हर्बर्ट मार्क्यूजे, इसके बाद हेबरमास, थियोडोर एडोर्नो, हरखाइमर, एरिक फ्रॉम, जॉर्ज ल्यूकाच, जीए कोहेन। ये तो है फ्रैंकफर्ट स्कूल के। लेकिन हम नव मार्क्सवादियों की बात करते हैं तो इसमें हम उसको किनको जोड़ेंगे? लुइस एल्थुजर को भी जोड़ेंगे, जो फ्रांस के थे लेकिन वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंध नहीं रखते थे। तो ये मेनली जो है, ये मेनली जो मार्क्सवाद और नव मार्क्सवादी विचारधाराएं थी। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। और यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं भी इससे मोटिवेट हो सकूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।